हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 33 होगा और इसमें आज हम सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि होंगे हायर परचेज सिस्टम से, मीन्स किराया क्रय पद्धति से। इस वीडियो को देखने से पहले थोड़ा सा आप इसका डिटेल जरूर देख लें, देन आप इन क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन वो हैं जो पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको 1 सेकंड लगेगी, लेकिन हमारे लिए सपोर्ट होता है। ये सपोर्ट ना कि हमारे लिए होता है बल्कि कॉमर्स कम्युनिटी के लिए होता है। तो अपनी कम्युनिटी को हेल्दी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज, कैश डिस्काउंट अलाउड टू आवर डेटर्स शुड बी क्रेडिट टू। यदि कैश डिस्काउंट अलाउड किया जाता है डेटर को, तो उसको कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है? क्या डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, या सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, या परचेज अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी। कस्टमर के अकाउंट में भी हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं जब डिस्काउंट अलाउड किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्रेडिट कहाँ करते हैं? कस्टमर के अकाउंट में। बात किसके रेफरेंस में हो रही है? हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति के रेफरेंस में हो रही है बात। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अंडर अंडर हायर परचेज सिस्टम द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट इक्विवेलेंट एज, तो क्या फॉर्मूला होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है। या इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू मल्टीप्लाई कैश प्राइस, ये होता है। या रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सही आंसर होता है आपका इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग अपॉन सेलिंग प्राइस और इनटू कैश प्राइस। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक है, क्या है आपका? इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग को डिवाइड करना है सेलिंग प्राइस से और उसमें गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है आपको कैश प्राइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वैल्यू। निम्न में से कौन सी सबसे अधिक मूल्य होता है? सबसे अधिक मूल्य कैश वैल्यू का होता है, रेंट परचेज वैल्यू का होता है, इंटरेस्ट का होता है, या नन ऑफ द अबव का होता है? नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन होगा आपका रेंट परचेज वैल्यू। तो जो नेट परचेज वैल्यू होती है, रेंट परचेज वैल्यू, उसका मूल्य सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन When does the buyer get ownership in the hire purchase system? जब किराया क्रय पद्धति में क्रेताओं को स्वामित्व कब प्राप्त होता है? जो क्रेता है उसको कब स्वामित्व प्राप्त होगा? ठीक है, किसकी बात हो रही है? आपके हायर परचेज सिस्टम की। तो ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसी दिन ही उसको अधिकार हो जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, स्वामित्व मिल जाएगा क्रेता को, खरीदने वाले को। या ऑन मेकिंग द फर्स्ट पेमेंट, या जिस दिन वो फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट किस्त देगा, इंस्टॉलमेंट देगा, उस दिन अधिकार मिलेगा। या ऑन मेकिंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट, या जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देगा तब होगा। या व्हेन द सेलर वांट्स, या जब भी सेलर चाहेगा। आप खुद ही सोचिए। मान लेते हैं आपने एक बाइक खरीदी है। ठीक है, एक आपने बाइक खरीदी है इंस्टॉलमेंट में। तो क्या वो आपकी पहली किस्त आप देते हैं तो वो बाइक आपकी हो जाएगी क्या? मान लेते हैं 1 लाख रुपए की बाइक है और आप किस्त 5,000 रुपए पर मंथ देंगे। ठीक है, पर मंथ कितना देंगे? आप 5,000 रुपए देंगे। तो क्या पहला जब आप 5,000 रुपए जमा करेंगे उसकी किस्त, तो क्या वो बाइक आपकी हो जाएगी? आपको स्वामित्व मिल जाएगा? नहीं। जब तक आप उसका पूरा पैसा नहीं देंगे तब तक आपको उसका स्वामित्व नहीं मिल सकता, आप उसके स्वामी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तब तक आप क्रेता ही रहेंगे। और जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट चली जाती है तब आप उसके
स्वामी बन सकते हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाती है तब आप उसके मालिक बन जाते हैं हायर परचेज सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑन द हायर परचेज मेथड ट्रांसफर टू। जो कॉस्ट होती है, जो गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट जो होती है हायर परचेज सिस्टम मेथड में, तो उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? क्या सेल्स अकाउंट में कर दिया जाता है? ऑप्शन ए सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, मतलब इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, सीओ जीएस की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। या परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको ट्रांसफर करते हैं हम ऑप्शन सी, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जो भी कॉस्ट आती है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द केस ऑफ द हायर परचेज ट्रांजैक्शन एट व्हाट वैल्यू इज डेप्रिसिएशन चार्ज इन द बुक ऑफ बायर? बायर की बुक में, जो क्रेता की पुस्तकों में हिरास जो होता है, हिरास की किस मूल्य पर लगाया जाता है? तो हिरास जो लगाएंगे वो किस मूल्य पर लगाएंगे? अगर किराया किराए की बात हो रही है तो हिरास आप कौन से मूल्य पर लगाएंगे? हायर परचेज प्राइस पर लगाएंगे, कैश वैल्यू पर लगाएंगे, या हायर परचेज प्राइस वैल्यू विच एवर इज हायर, या तो हायर परचेज या दूसरी कैश वैल्यू जो भी ज्यादा हो या उस पर लगाएंगे, या आप कंसीडर्ड अमाउंट पर लगाएंगे जो समझौता हुआ है। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, कैश वैल्यू। उसकी जो कैश वैल्यू है, अगर आप उसको कैश में परचेज करते हैं तो कैश में उसकी वैल्यू क्या है, तो उस वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हायर परचेज सिस्टम में। तो ऑप्शन क्या है आपका सही? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ownership of the goods under the hire purchase system agreement is transferred to at the time of, किस समय ट्रांसफर होती है ओनरशिप? जैसा कि बिल्कुल उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी हमने बताया था। तो कब होगी? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा। तो अगर मेरे पास कोई एसेट है, ये एसेट दूसरे की तब हो जाएगी जब वो इसके पूरे पैसे दे देगा। मतलब अगर इंस्टॉलमेंट में ले रहा है तो जब टोटल इंस्टॉलमेंट दे देगा तब उसकी ये एसेट हो जाएगी। तो लास्ट पेमेंट जो होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, तब उसको उसको ये ट्रांसफर ओनरशिप हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, सेम क्वेश्चन से आपको लगते हैं कि सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अक्सर होता क्या है कि देखिए, जो भी क्वेश्चन बन सकता है या ऐसा है प्रीवियस प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है आयोग के द्वारा, उन क्वेश्चन को हम हर तरह से इसमें शामिल करते हैं। ठीक है ना? तो आप ये ना सोचे कि सेम क्वेश्चन दो बार पूछा जा रहा है। अगर दूसरी बार पूछा जा रहा है, इसका मतलब दूसरी बार उसको भी पूछा गया होगा, 2 साल पूछा गया होगा, और क्या चेंज होगा ऑप्शन में उसके साथ हम उसको पूछते हैं। तो व्हाट इज ट्रांसफर्ड टू हायर परचेज, हायर अंडर द हायर परचेज सिस्टम? खरीद प्रणाली के तहत किराएदार को क्या हस्तांतरित किया जाता है? तो ओनरशिप ऑफ द एसेट, या पोसेशन ऑफ द एसेट मतलब संपत्ति का कब्जा, या ओनरशिप एंड पोसेशन ऑफ एसेट, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें केवल पोसेशन ऑफ एसेट दिया जाता है, संपत्ति का कब्जा, स्वामित्व नहीं है। अगर आपको, अभी मैंने जैसे बाइक का एग्जांपल दिया था, तो आपको बाइक पहले इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगी, संपत्ति पर आपका कब्जा होगा, आप उस बाइक को कहीं भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप उसके मालिक नहीं बन सकते, आप उसके ओनर नहीं बन सकते, जबकि जब तक कि आप पूरी किस्त उसकी नहीं दे देंगे। ठीक है। तो जब ट्रांसफर करते हैं किराया किराया पद्धति में, हस्तांतरित करते हैं, तो क्या करते हैं? केवल हस्तांतरित, ट्रांसफर क्या करते हैं? केवल पोसेशन करते हैं। ठीक है, कब्जा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अ डिफरेंस बिटवीन अ हायर परचेज एंड नॉर्मल परचेज? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अ डिफरेंस, क्या डिफरेंस नहीं है? टाइमिंग ऑफ पेमेंट ऑफ एसेट, लीगल ओनरशिप ऑफ द एसेट, क्वालिटी ऑफ एसेट परचेज, या टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। तो सही आंसर होगा आपका क्वालिटी ऑफ द एसेट परचेज। एसेट की जो परचेज की क्वालिटी होती है उसमें कोई भी फर्क नहीं होता है, चाहे आप हायर परचेज सिस्टम पर खरीदें, चाहे आप नॉर्मल परचेज करें, चाहे आप नॉर्मल जाके किसी भी चीज को खरीद लें, और जब आप उसको किस्त में खरीदेंगे तो उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। वही बाइक जो आपको किस्तों में मिल रही थी, नगद कैश में भी वो
वही बाइक मिलेगी, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज करके नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि ये अब नगद ले रहा है तो इसको और अच्छी दे दी जाए, वही मिलती है चीज, कोई क्वालिटी में चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The act of buying an asset without having to make full payment in immediate future is known as the future is known। कह रहे देखिए आपको एक बाइक खरीदनी है, ठीक है, आपको क्या खरीदनी है, एक बाइक खरीदनी है, ठीक है, लेकिन इस बाइक का आप अभी पेमेंट नहीं कर रहे, आप फ्यूचर में पेमेंट करेंगे इसका, ठीक है, इसका पेमेंट क्या करेंगे आप, पूरा फ्यूचर में पेमेंट करेंगे इसका। इमीडिएट इमीडिएट नहीं कर रहे, तुरंत इसका पेमेंट नहीं कर रहे, फुल पेमेंट नहीं करे, थोड़ा सा पेमेंट अब दे रहे हैं। तो इस तरह के इस प्रोसेस को, इस मेथड को खरीदने के को क्या बोलते हैं, हायर परचेज कहते हैं, फाइनेंस लीज कहते हैं, ऑपरेटिंग लीज कहते हैं, या सेल एंड लीज बैक कहते हैं। तो आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी, तो आप इसको याद कर लें, ये होगा आपका हायर परचेज। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर का नाम ही ये है, आप इसे ही समझ गए होंगे। ठीक है, बाइक आपको खरीदनी है, वो भी कैसे खरीदनी है, किस्तों में खरीदनी है, ठीक है, तो और उसी को क्या बोलेंगे आप, हायर परचेज कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is when an asset is acquired on the hire purchase system, the asset account is debited with of the asset in the book of the hire purchaser। जब कोई परिसंपत्ति किराया खरीद प्रणाली पर अधिकृत की जाती है, तो परिसंपत्ति खाते को किराया क्रेता की पुस्तक में परिसंपत्ति के डेबिट किया जाता है, किससे, हायर परचेज प्राइस से, कैश प्राइस से, इंस्टॉलमेंट प्राइस से, या नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन होगा आपका कैश प्राइस से, पहले उसको कैश प्राइस से डेबिटेड कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फर्स्ट फर्म स्टॉप मेकिंग रिपेमेंट एंड गुड्स और एसेट आर टेकन अवे फॉर देम आर रिजल्ट इज नोन एज। यदि फर्म पुनः भुगतान करना बंद कर देती है और परिणाम स्वरूप माल या संपत्ति उनसे छीन ली जाती है, तो इस रूप में क्या जाना जाता है, इस रूप को कैंसिलेशन कहते हैं इसको, फॉरफीचर कहते हैं इसको, या रिपोसेशन कहते हैं इसको, या नन ऑफ दी अबव कहते हैं इसको। तो सही होगा आपका, देखिए पोसेशन क्या था, कब्जा, और पुनः कब्जा कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी को इंस्टॉलमेंट नहीं मिली वो अपनी चीज को वापस से छीन लेगी, पुनः कब्जा कर लेगी, अपना रिपोसेशन कर लेगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following would not make a distinction between hire purchase system and normal purchase? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी ऐसा पूछा गया है, लेकिन इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है इसके ऑप्शन, ऑप्शन कैसे ऐसे पूछे गए हैं। कह रहे हैं कि इनमें से किराया खरीद और सामान्य खरीद के बीच अंतर नहीं करेगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अंतर नहीं करता है, आप डायरेक्ट खरीदें या इंस्टॉलमेंट में खरीदें। तो पहला ऑप्शन है ट्रेड डिस्काउंट कैन नॉट बी ऑफर ऑन द हायर परचेज, हायर परचेज में ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता है, क्या ये ऑप्शन होगा, ठीक है, क्या ये ऑप्शन होगा आपका। सो शुड बी स्ट्रेंथ लाइन ओनली, सॉरी ऑप्शन वो गलत क्लिक हो गया उस पर, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा है जो अंतर नहीं बताता है, ट्रेड डिस्काउंट कैन नॉट बी ऑफर्ड हायर परचेज, या बी परचेज पे फॉर आइटम बाय इंस्टॉलमेंट ओवर cost to buyer is likely to be higher than it would be for normal. Asset does not belonging to purchaser when the delivery is received from the supplier। तो सही ऑप्शन होगा आपका ट्रेड डिस्काउंट कैन नॉट बी ऑफर्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो ये बात जो है डिफरेंस नहीं करती है किसमें, यदि आप डायरेक्ट खरीदो या हायर परचेज सिस्टम से खरीदो, डिस्काउंट का कोई रोल नहीं होता है इसमें डिफरेंस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। on the basis on the balance sheet of a company, the value of asset brought through hire purchase will appear as। किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर हायर परचेज के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति का मूल्य इस प्रकार दिखाई देगा। तो किस प्रकार दिखाएंगे आप, क्या कॉस्ट में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जिस डेट तक का है, और तब उसको दिखाएंगे आप हायर परचेज सिस्टम पर, या कॉस्ट लेस अमाउंट ओनिंग ऑफ द
ओवनिंग ऑफ द हायर परचेज, या ओवनिंग ऑफ हायर परचेज के अमाउंट को उसमें से माइनस करके दिखाएंगे, या कॉस्ट में से आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन टू द डेट लेस अमाउंट ओवनिंग ऑफ द हायर परचेज, या कॉस्ट में से आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन टू द डेट उस डेट तक का डेप्रिसिएशन। तो सही आंसर आपका होगा डी। मतलब जो भी आपकी कॉस्ट है आप उस कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे उस डेट तक का, और जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आप शो करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट पर। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट परचेज थ्रू हायर परचेज शुड बी। तो किराया क्रय पद्धति के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति पर मूल्य ह्रास इस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, केवल सीधी रेखा पद्धति पर होना चाहिए, या संपत्ति की लागत मूल्य पर होना चाहिए, या आपका ब्याज सहित कुल लागत पर आधारित होना चाहिए, या अंतिम भुगतान किए जाने तक कोई मूल्य ह्रास नहीं होना चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट। केवल संपत्ति की लागत पर आधारित होना चाहिए डेप्रिसिएशन। अभी जैसे बताया था डेप्रिसिएशन आप किस पर अप्लाई करेंगे, कॉस्ट पर। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट इज क्रेडिट बाय द बायर टू। जो बायर से इंटरेस्ट मिलता है उसको आप कहाँ पर क्रेडिट करते हैं, क्या हायर परचेज अकाउंट में, हायर वेंडर अकाउंट में, इंटरेस्ट अकाउंट में, या कैश अकाउंट में। तो ये भी कहाँ जाता है, वेंडर के अकाउंट में ही जाता है। जो भी विक्रेता होता है उसके अकाउंट में ही ये जाता है। ठीक है, उसके अकाउंट में इसको क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेप्रिसिएशन इन द बुक ऑफ बायर इज चार्ज ऑन। तो कहाँ पर चार्ज होता है, अभी आपसे पूछा था ये। इसका आई होप आप इसको खुद ही इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बस आप सोचेंगे ये कि यहाँ अभी सर ने पीछे कॉस्ट बताया था, बट देयर इज नो कॉस्ट। बट कॉस्ट की जगह कुछ तो दिया है, पहचान कीजिए। क्या हायर परचेज होगा, मार्केट प्राइस होगा, टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा, या कैश प्राइस होगा। तो देखिए कॉस्ट की जगह यहाँ पर है आपका कैश प्राइस। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, कैश प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हायर परचेज एक्ट, जो हायर परचेज एक्ट था उसको पास किया गया था, तो कौन सी ईयर में उसको पास किया गया था, तो 1972 में। ये आपको याद रखना है, 1972 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर हायर परचेज सिस्टम, इंक चेंज कर लेते हैं। अंडर हायर परचेज सिस्टम बायर इज कॉल्ड। तो बायर को क्या कहा जाता है, क्या बायर कहा जाता है, हायर कहा जाता है, हायर वेंडर कहा जाता है, या डेटर्स कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है आपका हायरर। ठीक है, किराएदार कहा जाता है। ठीक है, चीज को केवल किराए पर रखने वाला कहा जाता है जब तक किस्तें पूरी नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द हायर परचेज सिस्टम हु हैज द राइट ऑफ सेल। बेचने का अधिकार किसको होता है, का बायर को होता है, हायरर को होता है, हायर वेंडर को होता है, या नन ऑफ द अबव। तो हायर वेंडर जो होता है उसको अधिकार होता है अपनी चीज को बेचने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द हायर परचेज सिस्टम, इंक चेंज कर लेते हैं। अंडर द हायर परचेज सिस्टम द एग्रीमेंट कैन बी। एग्रीमेंट रिन्यूड होता है, रजिस्टर्ड होता है, या टर्मिनेटेड होता है, या एंडोर्स्ड होता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका टर्मिनेटिंग, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, समाप्त किया जा सकता है। जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसको आप समाप्त कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द हायर परचेज सिस्टम द रिटेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज कॉल्ड। जो आर्टिकल का रिटेल प्राइस होता है, जो भी चीज बेची जा रही है उसको एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, मतलब एमआरपी, या होलसेल प्राइस कहते हैं, रिटेल प्राइस कहते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो सिंपल उसको रिटेल प्राइस ही कहते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये आयोग ने पहले भी इस क्वेश्चन को पूछा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपको इतने क्वेश्चन आपको कम से कम टाइम में करा दिए, क्योंकि आई नो वेरी वेल व्हाट इज वैल्यू ऑफ योर टाइम। टाइम है तो सब कुछ है, और टाइम से ही हमें सफलता मिलेगी। तो टाइम को जरूर हमें ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते हैं। बीच में कोई बात हम आपसे नहीं करते हैं। वजह यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध करा सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।